हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक के बारे में है। और ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 से 51 तक यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 में जहाँ भी जो है भारतीय संविधान पूछा जाता है वहाँ पर ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं ये, जो कि लगभग विभिन्न एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मैं जो है डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, उसके बाद हम आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसके बाद 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब तक भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबे विचार विमर्श के बाद हुआ। लगभग 60 से ज़्यादा देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। जिस देश से जो उचित लगा शामिल किया गया। भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा अनेक प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, कनाडा है, रूस है, आयरलैंड है। तो इन विभिन्न देशों से भी जो प्रावधान उचित लगा शामिल किए गए। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थी तथा 395 अनुच्छेद थे। बाद में समय समय पर इनमें नए प्रावधान जोड़े गए और वर्तमान में भारतीय संविधान को अध्ययन की दृष्टि से 22 भाग, 12 अनुसूचियों, 395 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया और इस प्रकार ये संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान की सबसे छोटी इकाई अनुच्छेद है। अनुच्छेदों का भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में इनकी संख्या 395 है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जिसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से लेकर 51 का तक की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं ये मुख्य अनुच्छेद। तो यहाँ पर अनुच्छेदों को भाग में बांटकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक रखे गए हैं। अनुच्छेद 1 बताता है कि इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 4 है। इसके बाद आता है भाग 2 नागरिकता। इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 से इसकी शुरुआत होती है और अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो है नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योगी कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। और इसके बाद अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो यहाँ पर भाग 2 में ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है रखे गए हैं और उपरोक्त के अलावा नागरिकता से संबंधित अधिनियम भी समय समय पर पारित किए जाते हैं। और अब आइए देखते हैं भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल अधिकार की अगर बात करें तो ये जान लें कि अधिकार होते क्या हैं और इसमें से मूल अधिकार क्या हैं। तो
तो मूल अधिकार सामान्यतः वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, वो मूल अधिकार हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, जो बातें इसमें कही गई हैं, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी या विधि अधिकार। मौलिक अधिकार मैंने बताया जो संविधान के भाग 3 में है। संवैधानिक अधिकार जो संविधान में भाग 3 के बाहर जो भी चीज़ें हैं संविधान में, वो संवैधानिक अधिकार हैं। इसके बाद कानूनी या विधि अधिकार जो समय समय पर निर्मित किए जाते हैं विधायिका द्वारा। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए अनिवार्य हैं। व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक संक्षिप्त डिस्कशन किया कि मूल अधिकार क्या है। इसके बाद हम जो है सीधे अपने अनुच्छेद पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। तो 12 में परिभाषा दी गई है, और कौन सी परिभाषा इसके अंतर्गत दी गई है, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य में कौन आएगा? संघ की संसद और सरकार, राज्य का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं जैसे कि पंचायत, अन्य प्राधिकारी जो सरकार की सत्ता का प्रयोग करते हैं, वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है रखे गए। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में शामिल की गई। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 14। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार हैं इनको पहले 7 भागों में रखा गया था, वर्तमान में 6 भागों में है, जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार जो स्टार्टिंग है वो समता का अधिकार 14 से 18 तक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो यहाँ पर जो है ये डिवीज़न है। अब हम यहाँ पर आपसे के साथ एक एक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसके बाद अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसके बाद अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। इसके बाद अनुच्छेद 19, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है, और ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में, जैसे कि इसी में निजता का अधिकार आता है, इसी में जीवन रक्षा का अधिकार आता है, इसी में स्वास्थ्य का अधिकार आता है, इसी में स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार आता है। तो ये सभी अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं, किसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 21 का यानी अनुच्छेद 21 का। इसमें शिक्षा का अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अगले आर्टिकल पर, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। और फिर अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके बाद अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट
धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसित कर दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 31 का संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 32 और इसे ही कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, और इसमें 5 प्रकार की बातें की जाती हैं। उन 5 प्रकारों को मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसी में आता है। और नंबर 2 परमादेश। नंबर 3 प्रतिषेध। नंबर 4 उत्प्रेषण। और इसके बाद नंबर 5 अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो इसके अंतर्गत ये जो है रिट जारी की जाती हैं, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 22(6) यानी 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इसके बाद हम बात करेंगे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, और इनसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पर हम केवल आर्टिकल डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सामान्यतः इनको 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, और जिसमें गांधीवादी, समाजवादी और बौद्धिकवादी। तो यहाँ पर वो डिस्कशन को नहीं खींचेंगे हम, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम आर्टिकल डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है, और इसके बाद अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। फिर अनुच्छेद 38 इसमें बताया गया है राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करते चलूँ कि अनुच्छेद 36 में वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 37 मैंने डिस्कस किया। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, और आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करना, ये सब बातें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो इसके कई पार्ट हैं इस आर्टिकल के 39 के, और इसमें नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना 39D, 39E नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, 39F बच्चों व अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से बचाना। तो इसके अंतर्गत ये अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं। इसके बाद 39 का इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो यहाँ पर ये बातें की गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे 43 में बताया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। इसके बाद 43A, इसमें बताया गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसके बाद आर्टिकल 43 का यानी सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी ये जो है आर्टिकल 97 अमेंडमेंट द्वारा 2011 में ये जोड़ा गया है, जो कि सहकारी संस्थाओं के निर्माण में सहायता से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो कि गोवा में लागू है और उत्तराखंड में अभी नई सरकार बनी है, वहाँ पर भी इसको लागू करने के बारे में विचार चल रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 45, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45 में बताया गया है ये। इसके बाद अनुच्छेद 46, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसके बाद अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी प्रोग्राम जो सरकार चलाती है, जैसे कि समाज कल्याण से संबंधित, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा है और बच्चों के पोषण से संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं, तो वो सब आर्टिकल 47 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48। इसके बाद अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, यहीं से प्रश्न संभवतः जो है बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 49 की, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 50 यानी 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं 51। और इसके बाद भाग 4 का, इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो कि अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कशन किया है। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में जहाँ जहाँ भी भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर मैचिंग के फॉर्म में या डायरेक्टली इन आर्टिकल से जो है सामान्यतः प्रश्न बनते ही हैं। अगर आपने समाज कार्य या सोशोलॉजी से दे रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको इन आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर डीपीएसपी के मैंने डिस्कशन किया है। डीपीएसपी को 3 भागों में सामान्यतः बांट कर पढ़ा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो समाजवादी में 39B, 39C, 42, 43, 43A ये आ जाते हैं समाजवादी में। गांधीवादी की अगर मैं बात करूं तो गांधीवादी में आर्टिकल 40 यानी कि 40, 47, 48 और 45 ये सब गांधीवादी में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ आर्टिकल उदारवादी में भी आते हैं। तो इस प्रकार डिवाइड करके पढ़ा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन की। मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ आपके साथ डिस्कशन किया गया। मूल अधिकार में प्रत्येक अनुच्छेद का एक लंबा विवरण है। सभी अनुच्छेदों की अपनी अलग अलग व्याख्या है
तो यहाँ पर हम अनुच्छेद को बहुत डिटेल से नहीं डिस्कशन करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आज के लिए जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और संक्षिप्त परिचय मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कशन किया है। तो ये सब जो भी कुछ डिस्कशन यहाँ पर आज हुआ है, ये सब आपकी क्लास में कहीं न कहीं जो है किसी भी एग्ज़ाम, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे जहाँ पर भारतीय संविधान पूछा जाता है, वहाँ पर ये जो है आपको बहुत मदद करने वाला है, स्टेट पीसीएस से लेकर अन्य सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते रहेंगे आपसे हम इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियोज़ के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद भी आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।